हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिविक्स में क्या पढ़ना है। अब सिविक्स में मेरे 30 on 30 मार्क्स आए थे, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। एंड ओवरऑल आई गॉट 97 मार्क्स इन हिस्ट्री सिविक्स, तो इजीली यू कैन ट्रस्ट मी। तो अब मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो आपको इसका सिलेबस समझने की ज़रूरत है। इसमें हमारे पास टोटल है 5 चैप्टर्स। इन 5 चैप्टर्स में से यूनियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मुझे है बहुत बड़े वाले ट्रस्ट इश्यूज़, इसलिए लोगों ने बोला था कि जो चैप्टर्स पहले आ चुके हैं वो रिपीट नहीं होते, बट स्टिल मैं 5 के 5 चैप्टर करके गई थी। बट बात वही प्रूव हुई कि जो चैप्टर पहले आ चुके थे वो चैप्टर रिपीट नहीं हुए थे। इन चैप्टर्स में से आई विल सजेस्ट यू टू डू ऑल 5 चैप्टर्स, बट स्टिल यू कैन सी कि कौन से चैप्टर्स पिछले साल आए हुए हैं और कौन से चैप्टर्स के चांसेस हैं। तो मतलब उन्हें थोड़ा आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल। लेट मी शो, ये इस बुक के पीछे दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्ट 2 में आता है। पार्ट 2 सेक्शन ए में आता है सिविक्स का पार्ट। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन होता है और दूसरा क्वेश्चन होता है और तीसरा क्वेश्चन होता है। ओवरऑल 3 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें चॉइस होती है आपके पास। तो देखो, सबसे पहला है यूनियन लेजिस्लेचर, दूसरा हमारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंट से आता है और तीसरा सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर मतलब पिछले साल इस तरीके के 3 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप प्राइम मिनिस्टर और हाई कोर्ट वाले चैप्टर से मतलब ऑप्ट कर सकते हो उन्हें। तो देखो क्या पढ़ना, मैं आपको मेनली बताती हूँ। सबसे पहले सबसे इजी चैप्टर यूनियन पार्लियामेंट। ये शायद मतलब आपके टीचर्स ने भी आपको सजेस्ट किया होगा, क्योंकि ये चैप्टर आता ही आता है, इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो इसको तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, इस चैप्टर को करके ही जाना। और इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो आई गारंटी कि फिर आपको मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसको रिपीट करने में। अब सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। दिस इज़ द फॉरमोस्ट थिंग, स्टिक टू द सिलेबस। जो भी सिलेबस में दे रखा है यू हैव टू फॉलो दैट। जैसे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये चीज़ हमें दे रखी है। तो मीनिंग ऑफ द फेडरल सेटअप इन इंडिया, तो आपको फेडरल सेटअप क्या होता है वो पता होना चाहिए। इस बुक में जो मैंने यहाँ पर यूज़ करी थी, टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स, ये अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हो। तो इस बुक में मतलब फेडरल सेटअप का इतना मतलब पर्टिकुलर कुछ दे नहीं रखा, तो आप लिख सकते हो फेडरल सेटअप वो गवर्नमेंट का सेटअप होता है जिसमें ड्यूअल गवर्नमेंट होती है। मतलब कि जितनी भी पावर्स होती हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और दोनों जो होती है वो रिस्पेक्टिव स्फेयर्स होती हैं, मतलब सुप्रीम होते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्फेयर्स में, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, मतलब ये आता तो नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट फिर भी देख सकते हो कि नॉन फेडरल और यूनिटरी फीचर्स। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में इसका टर्म, इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस होते हैं इसके, कॉम्पोजिशन 550 मेंबर्स, 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। एंड देन क्वालिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होती है और इजी भी होती है, जितनी इम्पॉर्टेंट उतनी ईजी। सबसे पहले तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए एज ऑलवेज। जितने भी सिविक्स में आपको क्वालिफिकेशंस लिखनी होगी मेंबरशिप की, उसमें इंडियन सिटीज़न तो ज़रूर आपको लिखना होगा। फिर आप एज याद कर सकते हो उसमें, एंड देन आप याद रख सकते हो कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए और प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और इवन अनसाउंड माइंड का भी नहीं होना चाहिए। तो इंडियन सिटीज़न और एज तो आप याद कर लो। उसके बाद हमारे पास आती है सीट की वैकेशन कब होती है, जब कोई मेंबर डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए मतलब अप्लाई हो जाता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होता है, या मेंबर खुद रिज़ाइन कर देता है। फिर आते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। इसमें हमें पढ़ना है सेशंस, कोरम, क्वेश्चन आवर और 0 आवर। तो इसमें मतलब चारों ही पढ़ लो, इजी है। छोटी छोटी डेफिनेशंस याद करो, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद करनी है, यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। जैसे क्वेश्चन आर क्या होता है,
हर वर्किंग डे का जो सबसे फर्स्ट आवर होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए एंड बाकी तो समझदार हो, अपने आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन इज़ अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर स्टेटिंग दैट द हाउस शुड टेक अप सम पर्टिकुलर मैटर विच इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। एडजर्नमेंट मोशन मतलब एक ऐसा प्रपोजल जो कि जब ले होता है तब मतलब जो अभी बिजनेस चल रहा है जिस बारे में बात हो रही है उसको अलग हटा के कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंस की बात करनी होती है। उसके एग्जांपल याद कर सकते हो कि कोई डकैती हो जाती है या नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, इस तरीके से। नो कॉन्फिडेंस मोशन तब पास होता है जब कोई मिनिस्ट्री सही से नहीं चल पाती। उसके बाद वी हैव एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन, तो ये पढ़ना है। और स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैसे इलेक्ट होता है, डिप्यूटी स्पीकर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, याद नहीं करना इतना, पर एटलीस्ट यू शुड नो। रोल एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, इसमें से मैंने यू कैन सी जितनी भी मैंने हाईलाइट कर रखी है मैंने याद करी थी, बट आप कोई से भी जो भी इजी लगे वो उठा सकते हो। जैसे कि द स्पीकर प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग, जो भी मतलब नॉर्मल सी बातें हैं उन्हें आप उठा सकते हो। जैसे प्रेसाइड करता है मीटिंग को और जितने भी सारे पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं उन पर डिसीजन बनाता है। उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस करता है और हाँ बिल डिसाइड करता है मनी बिल है या नहीं, ऐसे ही मतलब बहुत सारे, तो देखो बहुत ही सारे हैं, जो भी मतलब 3 से 4 कम से कम याद रखनी है, 4 तो रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है राज्यसभा। राज्यसभा की कॉम्पोजिशन 250, 238 प्लस 12, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 12 और 238 होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स ये प्रेसिडेंट के पावर में भी आता है कि 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है फॉर द राज्यसभा। फिर आपको इलेक्शन पढ़ने हैं, इसके टर्म पढ़ना है, ठीक है। और 1/3 मेंबर जो होते हैं रिटायर करते हैं हर 2 साल बाद। क्वालिफिकेशन सेम ही है लगभग, पर एज चेंज हो जाती है, मिनिमम 30 साल की एज होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है पावर्स, ये भी पढ़ सकते हो, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स। पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ लोकसभा, यहाँ से देखो ये पढ़ सकते हो। पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स में तीनों लिस्ट, इजी है ये, मतलब ट्रिक्स बना के याद करना है, ठीक है, रटना नहीं है, ट्रिक्स बना के याद करना है कि लेजिस्लेटिव शब्द का मतलब होता है रिटन। लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडरी पावर्स भी याद रख सकते हो और स्टेट लिस्ट। फिर फाइनेंशियल पावर्स में बजट, सैलरी, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ये सब आ जाता है। जुडिशियल पावर्स में प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं और जजेस को रिमूव कर सकते हैं और पनिशमेंट दे सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, इलेक्टोरल फंक्शंस पता होने चाहिए, और एग्जीक्यूटिव में इंटरपेलेशन मतलब जब क्वेश्चन पूछने का राइट हो उसे इंटरपेलेशन कहते हैं। और नो कॉन्फिडेंस की वोट मतलब पास कर सकते हैं। एडजर्नमेंट मोशन और एक्सक्लूसिव पावर्स भी पूछ सकते हैं, एंड मे बी अब की बार शायद पूछी भी थी एक्सक्लूसिव पावर्स, तो पता होनी चाहिए। और दोनों हाउसेस की एक्सक्लूसिव पावर्स। फिर दोनों हाउसेस में सिमिलैरिटीज़ क्या है, मतलब एडजर्नमेंट मोशन जो होता है देखो वो लोकसभा में पास होता है, ऑर्डिनरी बिल हो सकता है ऐसे किसी भी हाउस में, तो 1-2 चीज़ें ऐसी याद रखनी है। और इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में आ सकता है, पर जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आता है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। डेडलॉक हो जाता है तो फिर लोकसभा के जो मतलब विल होती है वो प्रिवेल करी जाती है। और नो कॉन्फिडेंस और एडजर्नमेंट का मोशन भी जो होता है वो लोकसभा में पास होता है। उसके बाद हमारे पास आता है अब सेकेंड चैप्टर। देन हेयर कम्स द अनदर चैप्टर, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें यू हैव टू रीड द क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होती है। फिर टर्म ऑफ ऑफिस, ओथ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, और बेसिकली मेनली मतलब रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये देख सकते हो कि इट ऑल्सो सेव्स टाइम, मनी एंड एनर्जी, और हमारे पास क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसलिए। और एक रीज़न ये भी है कि अगर मतलब जैसे इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर के होते हैं वैसे ही अगर प्रेसिडेंट के होते हैं तो दोनों राइवल सेंटर बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। फिर हमारे पास आता है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, इसको पढ़ लेना और समझ लेना, फिर आप खुद लिख सकते हो, याद करने का मतलब ज़रूरत नहीं है 3 पैराग्राफ्स को। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, और
अपॉइंट करता है ऑफिशियल्स को, कोई भी मतलब पावर भी अपने हिसाब से देख सकते हो, यूनियन टेरिटरीज। बट बात यह है कि वो ऐसे नॉर्मल पावर्स पूछते हैं कि डिप्लोमेटिक पावर्स ही बताओ, लेजिस्लेटिव पावर्स बताओ। लेजिस्लेटिव पावर्स में दोनों हाउसेस से रिलेटेड मैटर्स आएंगे। फाइनेंशियल पावर्स में मनी बिल और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें। मिलिट्री पावर्स में सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस का और अपॉइंट करता है चीफ्स को, और प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू मेक द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस। जुडिशल पावर्स में सबसे मेन किसी का जो डेथ सेंटेंस होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं और कोर्ट में नहीं ला सकते उनको। डिस्क्रिशनरी पावर्स, स्पेशल पावर्स, यू शुड नो दिस। देन तीनों टाइप्स की इमरजेंसी यहाँ से पढ़ सकते हो, नेशनल और जनरल इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों के कंडीशंस और तीनों के टाइम, 6 months का, 1 month, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स आर पार्शली और होली सस्पेंडेड। तो ये मतलब पूरा इमरजेंसीज़ के बारे में। उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उसके क्वालिफिकेशंस, इलेक्शन कैसे होता है, टर्म ऑफ ऑफिस और पावर्स एंड फंक्शंस जो कि ईजी है। चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और जब प्रेसिडेंट मतलब अपनी पोस्ट से हट जाते हैं, कुछ ऐसी ये इन कंडीशंस में से कोई आ जाती है, तब प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालते हैं। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर जो कि है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में अपॉइंटमेंट और मतलब अपॉइंट कैसे करता है उन्हें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, इन मिनिस्टर्स के बारे में स्पेशली, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। कैबिनेट की कॉम्पोजिशन, ठीक है, फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट, टर्म ऑफ ऑफिस। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, पॉलिसी मेकिंग, दिस थिंग, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। और जितनी भी सारी मतलब पावर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, बिल्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन होता है, इमरजेंसी पावर्स के बारे में, फाइनेंशियल पावर्स जैसे बजट और फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स, ये जितनी भी सारी पावर्स हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बार पता होनी चाहिए, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है। सो यू शुड नो दिस। ज़्यादा नहीं है पार्ट करने के लिए, थोड़ा थोड़ा है, बट दैट शुड बी ऑन योर टिप्स। दिस इज़ द मेन थिंग टू ब्रिंग 30 on 30 मार्क्स इन सिविक्स। फिर हमारे पास आता है जुडिशरी वाला पार्ट, द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट में आपको पढ़ना है जुडिशरी की एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है और नीड क्या है इसकी। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर 33 जजेस होते हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट्स, फिर सबसे ऊपर एपेक्स पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड देन यू शुड नो द क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जज। एड हॉक जज क्या होता है, एड हॉक जज तब अपॉइंट करते हैं जब किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही किसी जज को अपॉइंट करा जाता है, नहीं तो नहीं करा जाता, तो उनको एड हॉक जज कहते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस ओनली, एड हॉक का मतलब यही होता है। टर्म ऑफ ऑफिस 65 ईयर्स के बाद उनका रिटायरमेंट होता है, और उससे पहले वो कब हटाए जा सकते हैं, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, ये बिल्कुल टिप्स होने चाहिए। तब भी आपसे पूछें कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कब हटाया जा सकता है, सो यू शुड राइट दीज 2 words, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। फिर हमारे पास आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि तीनों सिस्टम कैसे अलग है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये सारी चीज़ों में से कोई भी 3 से 4 चीज़ें यू कैन डू इट। फिर हमारे पास आता है जुरिस्डिक्शन। क्या होता है, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है द पावर ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइजेज टू कैरी आउट इट्स जजमेंट एंड एनफोर्स इट्स लॉज। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, इनकी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। और ये कंडीशंस, अपीलेट जुरिस्डिक्शन और कौन सी कंडीशंस में होता है, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल रिव्यू, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन।
ये पांचों के पांचों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी जजमेंट्स होती है ना वो एविडेंस के तौर पे सेव कर ली जाती है, जिससे कि बाकी जो भी कोर्ट होता है वो सेम फैसला दे पाए इन मैटर्स में। और ये जो इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको जो रखा मतलब जो चीज़ें होती हैं उन्हें रखा जाता है, उनको प्रेसिडेंट्स कहते हैं, ठीक है, जो मैटर्स रखे जाते हैं। फिर आपको रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, रेट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रेट ऑफ सर्टियोररी, क्यो वारंटो, इन सब के बारे में पूछ लेते हैं। फिर एक बार ये पता हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये पढ़ लेना एक बार, ये यहाँ से भी पढ़ सकते हो। डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करते हैं कि किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उसको मतलब वायलेट होने से बचाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, द हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर। जुडिशरी में से कोई एक आएगा और यूनियन वाला आ सकता है, या पीएम और प्रेसिडेंट में से कोई एक आएगा। क्वालिफिकेशंस पता होने चाहिए, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, और रिटायरमेंट, रिमूवल, अदर कंडीशंस कुछ ये पढ़ लेना एक बार। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। अपीलेज ज्यूरिसडिक्शन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब जब फर्स्ट टाइम में रिव्यू होता है, कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, पर ये हाई कोर्ट वाला है तो हल्का सा चेंज है, बाकी मतलब सेम है। अपीलेज ज्यूरिसडिक्शन में आता है रिक्वेस्ट या अपील पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब अपील करता है कि ये मैटर हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, तुम सॉल्व करो इसे, तब जाके अपीलेज ज्यूरिसडिक्शन लगता है। फिर हमारे पास आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जब किसी दूसरे कोर्ट को एडवाइस किया जाता है किसी मैटर में। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब जब किसी अपने ही सॉल्व करे हुए केस को दोबारा से रिव्यू करते हैं, और मतलब या फिर दूसरे किसी कोर्ट के सॉल्व करे हुए केस को रिव्यू करते हैं, वो रिवाइजरी आता है। और जुडिशल रिव्यू मतलब कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव को चेक करना होता है। अगर आप उधर वाला भी पढ़ लोगे सुप्रीम कोर्ट का और इधर वाला भी, तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्रिमिनल केसेस, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जुडिशल रिव्यू, यू शुड नो दिस। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये पता होना चाहिए। अदर फंक्शंस नहीं पढ़ने, फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट पढ़ने हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, स्ट्रक्चर, सिविल कोर्ट्स, और ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और डिफरेंस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। कम से कम 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए इसमें से। और फिर हमारे पास ये थोड़ा सा पार्ट पढ़ सकते हो, लोक अदालत वाला, ये नहीं पढ़ना, लोक अदालत वाला पार्ट पढ़ना स्पेशली, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ लोक अदालत, जैसे नेशनल लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, वर्किंग ऑफ लोक अदालत, और एडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे लिखे नहीं है, चलो यहीं से देख लो एक बार। लोक अदालत वर्क ऑन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, और इनएक्सपेंसिव होती है, ठीक है, जस्टिस देने के लिए, और अदर कोर्ट्स का वर्कलोड कम करती है, और सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। फैमिली कोर्ट्स देख सकते हो एक बार, इतना ही पढ़ना है। दिस वाज ऑल, जो आपको लिटरली 30 on 30 मार्क्स दिलाएगा सिविक्स में। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड कमेंट करो कि क्या मैं हिस्ट्री की भी वीडियो बनाऊँ।